हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नियोप्लेसिया। इसमें हम इसका सबसे पहले होता क्या है, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सर्जरी, सबके बारे में धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नियोप्लेसिया, द प्रोसेस ऑफ न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड नियोप्लेसिया। अब ये ग्रोथ की बातें आ रही है तो दिमाग में एक बात अटकता है कि ग्रोथ तो हमारे नॉर्मल टिश्यू में भी होता है, तो फिर इसको नियोप्लेसिया न्यू टर्म क्यों दिया गया है। तो चलिए समझाते हैं। जैसे कि देखिए, कोई इंजरी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इंजरी को फील करने के लिए हमारा सेल डिवाइड करेगा, प्रोफरेट करेगा और ग्रो करेगा। लेकिन एक बार जब ये हीलिंग पूरा हो गया तो अब क्या होगा, हमारे सेल का डिवीज़न रुक जाएगा। लेकिन यही क्या होता है, कैंसरस सेल में नहीं होता है। उसमें अगर एक बार ग्रोथ या प्रोफरेशन स्टार्ट हो गया तो वो ऑटोनोमस हो जाता है, चलते जाता है, रुकता ही नहीं है। तो ऐसा क्या होता है हमारे नॉर्मल सेल में कि एक बार जब ये पूरा हीलिंग कर लेता है उसके बाद उसका जो ये प्रोफरेशन होता है वो रुक जाता है। तो ये डिपेंड करता है सिग्नल ऑफ द सेल पे। कौन सा सिग्नल, इनहेबिटिंग सिग्नल ऑफ द सेल पे। और यही जो मैलिग्नेंट सेल है उसमें ये जो इनहेबिटरी सिग्नल होता है वो नहीं होता है, वो उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, हमारा जो सेल है वो कैंसरस हो जाता है। ठीक है। अब प्रत्येक सेल में दो तरह का सेट ऑफ जीन पाया जाता है। एक जीन जो सेल को स्टार्ट करे, सेल के प्रोफरेशन को स्टार्ट करे, और दूसरा जीन जो सेल के प्रोफरेशन को रोके। ठीक है, जिसको हम इनहेबिशन कहते हैं। तो इस तरह से दो जीन का हम नाम लिख सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग जीन, ये क्या करेगा, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, प्रोफरेशन को बढ़ाएगा। दूसरा ग्रोथ इनहेबिटरी जीन, ये क्या करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। तो हमारा जो कैंसरस सेल है ना, उसमें ये ग्रोथ प्रमोटिंग जीन तो होता है, लेकिन ये जो ग्रोथ इनहेबिटरी जीन होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और यही नॉर्मल सेल के साथ दोनों क्या होता है, सही रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि नॉर्मल सेल है तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल डीएनए रिपेयर होंगे लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता है। अब ये जो ऐसा म्यूटेशन हुआ, मतलब कि अब जो जीन है उसमें जीपी जीन, जो ग्रोथ प्रमोटिंग जीन है वो ज़्यादा काम कर रहा है, ग्रोथ इनहेबिटरी जीन है उसके फंक्शन का लॉस हो गया। ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा मेनली या तो रेडिएशन के कारण होगा, या तो केमिकल सब्सटेंस के कारण होगा, या वो इनहेरिटेड रहेगा, नहीं तो ऑन्कोजेनिक सेल के कारण होगा। तो कैंसर हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, ये म्यूटेशन के कारण हो सकता है। लेकिन ये जो म्यूटेशन है वो सिंपल म्यूटेशन नहीं है कि मान लीजिए कि एक सेल डैमेज हो गया तो उसमें म्यूटेशन आ जाएगा। ये म्यूटेशन मेनली जब स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है ना, जो नॉन लीथल डैमेज कहते हैं, डैमेज जो किल नहीं कर सकता बैक्टीरिया, उसको कहते हैं। इसमें जो है जो प्रोटो ऑन्कोजोन जीन प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में, वो म्यूटेट हो जाता है और उसमें क्या हो जाता है, गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, जिसको हम ऑन्कोजीन कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में नॉर्मल तो हमेशा प्रोटो ऑन्कोजीन। अब प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है, ये ऐसा जीन सेल है जो हमारे शरीर में हमेशा प्रेजेंट होता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तब ये बन जाता है ऑन्कोजीन। अब ये ऑन्कोजीन क्या है, यही कैंसरस सेल होता है। इसलिए स्टडी ऑफ ट्यूमर या नियोप्लाज्म को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में बदला। ऑन्कोजीन क्या होगा, उसका जो प्रोटीन है उसमें के चेंजेज होंगे, वो भी ऑन्कोप्रोटीन बन जाएगा, जिसके कारण सेल प्रोफरेशन नहीं रुकेगा। तो पहला तो कारण आप समझ गए, क्या ये जो कॉन्टैक्ट इनहेबिटरी जीन है उसमें म्यूटेशन आ जाने के कारण हुआ। दूसरा, जो ग्रोथ इनहेबिटरी सिग्नल है ना, वो इनसेंसिटिव हो सकता है। ठीक है, पहला क्या हो गया, जो ग्रोथ इनहेबिटरी सिग्नल है
ये क्या हो गया, ओवर वर्क करने लगा। दूसरा क्या होगा, जो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल है ये इनसेंसिटिव हो जाए, मतलब कि इसका ये जैसे कि सेल आता है तो ये काम ही करना बंद कर जाए। तो मैलिग्नेंट सेल में क्या होता है, प्रोतो ऑन्कोजेन मेनली ओवर फंक्शनिंग हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसिंग जीन जो है, जो ट्यूमर को कम करे, वो अंडर फंक्शनिंग हो जाता है। और तीसरा में क्या है, अगर हमारा जो डीएनए रिपेयर जीन है वो डिसफंक्शनल हो जाए, तो जैसे कि ग्रोथ प्रमोटिंग जीन होता है जो डिटरमाइन करता है प्रोलिफरेशन को, सर्वाइवल प्रमोटिंग जीन जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि एक सेल को कितना टाइम तक जिंदा रखना है। अगर मान लीजिए कोई सेल है जो डैमेज हो गया, नॉर्मल सेल, तो हम उस डैमेज को रिपेयर कर दिए, लेकिन किसी कारण बस अगर वो डैमेज रिपेयर नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एपोप्टोसिस में चला जाएगा। क्या, एपोप्टोसिस, इसका क्या मतलब होता है, दो टर्म आपको देखने को मिलेगा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, हम अपनी इच्छा से सेल को मारे हैं। नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ, ठीक है, तो प्रोग्राम सेल डेथ में चला जाएगा। अगर इसके पास एंटी एपोप्टोटिक जीन ऑन हो जाए तो सेल का क्या हो जाएगा, सेल सरवाइव करने लगेगा, ठीक है। मत अब एक बार जब जीन एपोप्टोसिस में चला गया था तो वो डेथ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है ना वो डिपेंड करता है एंटी एपोप्टोसिस और प्रो एपोप्टोसिस पे, ठीक है। एंटी एपोप्टोसिस मतलब मरने से रोके, अगर एंटी एपोप्टोसिस ऑन हो जाए तो सेल क्या है, सरवाइव करेगा। अगर एंटी एपोप्टोसिस ऑफ हो जाए तो क्या ऑन हो जाएगा, हमारा प्रो एपोप्टोसिस ऑन हो जाएगा। इसका मतलब कि सेल सुसाइड करने चला जाएगा। तो ये दोनों का अगर ड्यूरेशन में डिसबैलेंस हो जाए तो उसके कारण क्या होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, और वही देखने को मिलता है हमारा कैंसर सेल में। अब इसके कारण क्या होता है, प्रोपोप्टोसिस जो जीन है ना वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटी एपोप्टोसिस जीन क्या हुआ, फंक्शनल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन होगा। और अगर प्रो एपोप्टोसिस जीन म्यूटेशन हुआ तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। नॉर्मल सेल में मेनली जो सेल डिवीजन होता है ना वो डिपेंड करता है टेलोमेयर पे। टेलोमेयर क्या होता है, तो मेनली जो ये इंड है ना क्रोमोजोम का, वो वहाँ पर टेलोमेयर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक डिवीजन के साथ ये टेलोमेयर छोटा होते जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर सेल का एक अपना सेल डिवीजन प्रॉपर्टी है। नॉर्मली जो फाइब्रोब्लास्ट है वो अंडरगो होता है अप्रॉक्स 50% आफ्टर 50% टेलोमरेज, मतलब कि एक डिवीजन में 50% जाएगा और 50% रहेगा। इस तरह से वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है। लेकिन यही प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारा जो ये कैंसरस सेल में है उसमें कम हो जाता है। जो उसका जो टेलोमरेज है उसमें क्या आ जाएंगे, म्यूटेशन आ जाएंगे। अब वो रेप्लिकेट तो करेगा लेकिन टेलोमेयर अब छोटा नहीं हो जाएगा, मतलब कि लिमिटलेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी आ जाता है हमारे कैंसरस सेल में, ठीक है। कैंसरस सेल जो है ना वो एक्टिवेट करता है अनदर सेट ऑफ जीन, जो एक्टिवेट करता है एंजियोजेनिक फैक्टर को, जिसके कारण वेसल्स फॉर्म होते हैं। और जितना ज़्यादा वेसल्स फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा जो कैंसरस सेल है वो वेस्कुलाइज्ड होगा, जिसको हम कहते हैं कि इसमें एंजियोजेनेसिस भी होता है, ठीक है। अब जो ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है ना उनमें इन्वेशन और मेटास्टैटिस का भी प्रॉपर्टी होता है। अब इन्वेशन और मेटास्टैटिस कहने का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड डिवाइड करते हैं तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कैंसर सेल जो है ना वो अपने आप को इम्यूनिटी से भी बचाते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उससे भी बचाते हैं अपने आप को। कैसे, तो जीन को अल्टर करके। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो नियोप्लाज्म
माँ है या जो कैंसरस सेल है उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं ग्रोथ सिग्नल का। दूसरा, ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल से इनसेंसिटिव हो जाते हैं। डीएनए रिपेयर जीन डिसफंक्शनल हो जाता है। इवेशन हो जाता है एपोप्टोसिस मैकेनिज्म का। लिमिटलेस रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। इसमें एंजियोजेनेसिस हो जाता है। इसमें इन्वेशन और मेटास्टेसिस का कैपेसिटी होता है और ये अपने आप को मेनली इम्यून सिस्टम से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली दो तरह का सेल देखने को मिलेगा। या तो एक प्रोफरेटिंग है जो जिसको हम पेरेन्काइमल सेल कहेंगे, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, परफोरेट करता है, या ब्लड टिश्यू में उसको हम कहेंगे एस्ट्रोमा। ठीक है, पेरेन्काइमा और एस्ट्रोमा। जो सेल परफोरेशन है ना, वो मेनली डिपेंड करता है सेल साइकिल पे। तो आपको याद होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा, सेल साइकिल में आप G0, G1, S, G2 और M फेज होता है। तो अगर हमें सेल का जो कैंसर सेल है उसको अगर उसके डिवीज़न को रोकना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही साइकिल को रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये साइकिल पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो सेल प्रोफरेशन होता है वो मेनली ऑकर होता है G1 फेज में। किस फेज में, G1 फेज में। ठीक है, यहाँ पर वो क्या होता है, प्रोफरेट कर जाता है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो G0 में चल जाए और कुछ दिन तक सोया रहे, या फिर वो और ज़्यादा प्रोफरेट करे। तो ये क्या करेगा, अगर प्रोफरेट करेगा तो mRNA फॉर्म करेगा जो ट्रांसलेट करेगा और अपने आप को प्रोटीन फॉर्म करेगा। ये प्रोटीन बाहर आएगा सेल के और यही प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरह एक दूसरे से प्रोडक्ट बनाते जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो तो ग्रोथ फैक्टर हो गया। सेकंड प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हो गया। अब जब सेल प्रोफरेट करेगा तो वो पहले तो स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ फैक्टर अपना और नेबरिंग सेल का ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और इस तरह से वो काम करता है। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है वो मेनली किसको एक्टिवेट करता है, तो अगले का टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को। अब जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है इसमें एक्सटर्नल डोमेन भी होता है, इंटरनल डोमेन भी होता है। एक्सटर्नल डोमेन ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता है, इंटरनल डोमेन किसका होता है, तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी का होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये क्या करेगा, तीसरा जीन को एक्टिवेट करेगा। किसके थ्रू, तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, अब ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर जो प्रोटीन है वो मेनली कहाँ पर रहता है, तो वो रहता है ट्रांसफॉर्मर सिग्नल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस के बीच में। ये क्या करता है, सिग्नल का ट्रांसडक्शन करता है। अब जो ग्रोथ फैक्टर बाहर है मेम्ब्रेन का, वो क्या करेगा, वो मेनली मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या करेगा, सिग्नल के थ्रू अंदर और बाहर करेगा। किसके थ्रू, सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन के थ्रू। अब जीन 4 क्या है, तो उसका जो ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर है वो एक्टिवेट करेगा जीन 5 को। अब जीन 5 का क्या एक्टिवेशन होगा, तो जीन 5 का मेनली जो फॉस्फोराइजेशन होता है ये वो मेनली काइनेज के थ्रू होता है। और काइनेज किस पे डिपेंडेंट रहता है, तो साइक्लिन पे डिपेंडेंट रहता है। साइक्लिन डेवलप्ड होता है स्पेसिफिक स्टेज में, जैसे कि सेल साइकिल का G1 से एस फेज में। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन चलता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, जीन 1 में ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट किया, ये जीन 2 का ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। जीन 3 का ये ट्रांसड्यूसर प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जीन 4 का ट्रांसक्रिप्टेज रिस्पॉन्डिंग जीन, फिर जीन 5 का साइक्लिन, और जीन 6 का CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इस तरह से ये प्रोसेस होते जाता है और ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाता है। ठीक है, अब आते हैं बेनाइन ट्यूमर में, क्योंकि यहाँ तक तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये जो नियोप्लेसिया है, यह जो ट्यूमर है ये दो तरह का होता है, पेरेन्काइमल ट्यूमर और स्ट्रोमल ट्यूमर। पेरेन्काइमल ट्यूमर मेनली प्रोफरेटिंग नियोप्लास्टिक सेल का बना होता है, और जो स्ट्रोमल ट्यूमर है ये कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड वेसल का
बना होता है। बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन में कहीं पर भी देखिएगा ना तो लास्ट में ओमा लिखा हुआ रहेगा, और अगर ये मैलिग्नेंट में देखिएगा तो सार्कोमा या कार्सिनोमा लिखा हुआ हो रहेगा। ठीक है, तो बेनाइन में क्या रहता है, ओमा रहता है, कि जैसे कि फाइब्रोब्लास्टिक सेल है तो फाइब्रोमा, कार्टिलेज सेल है तो कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोब्लास्ट है तो ऑस्टियोमा, एडिनोमा, पेपिलोमा, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको भी मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। अगर ये जो बेनाइन ट्यूमर है वो कैसा होगा, मेसेनकाइमल सेल ऑरिजिन होगा या कनेक्टिव टिश्यू का होगा, तो इसके अंदर आता है लिपोमा, फाइब्रोमा, कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोमा, लियोमायोमा, रब्डोमायोमा, हेमेंजियोमा, लिम्फोमायोमा। लेकिन अगर ये एपिथेलियल सेल का ऑरिजिन होगा तो क्या इसमें आएंगे, एडिनोमा और पेपिलोमा आएगा। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल है एपिथेलियल सेल ऑरिजिन का। किसका, एपिथेलियल सेल ऑरिजिन का। ठीक है, अब ये जो ये एडिनोमा है ये भी दो पार्ट में बना हुआ है। एक तो ऑरिजिनेट होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से और दूसरा ऑरिजिनेट होता है नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। और जो पेपिलियोमा है ये दो चीज़ से बना होता है। एक तो होता है ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का और दूसरा यूरोथेलिन का। ठीक है, पेपिलियोमा होता है जो मेनली पेपिलियरी शेप का होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या बताए कि ये दो तरह का होता है, या तो सार्कोमा होगा या कार्सिनोमा होगा। सार्कोमा और कार्सिनोमा में समझने के पहले हमें ट्यूमर सेल का प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या समझे कि कैसे नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदलता है। तो ये क्यों होता है, तो ग्रोथ रिसेप्टर के एब्सेंस के कारण या एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस के कारण। ठीक है, अब इससे पहले ट्यूमर का प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला ट्यूमर का प्रॉपर्टी क्या था, जो इनहेबिटिंग ये जो स्टिमुलस होता है वो इसमें ख़त्म हो जाता है। दूसरा इसमें मोनोक्लोनल ग्रोथ होता है। जैसे नॉर्मल में क्या होगा ना, नंबर ऑफ सेल और जो आइसोफॉर्म होता है ग्लूकोज 6PD का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्रेगनेंसी में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, लेकिन कैंसरस सेल जो मोनोक्लोनल ग्रोथ होता है उसमें नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वो अनइक्वल होता है। क्या होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, ये जो मोनोक्लोनल है ये दोनों बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों में होंगे। अब कोई पूछे मोस्ट कॉमन एंजाइम जो आइसोफॉर्म के लिए ज़रूरी है मोनोक्लोनलिटी के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, G6PD एंजाइम। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ नियोप्लाज। कंपोनेंट ऑफ नियोप्लाज में मेनली दो चीज़ होगा, सार्कोमा और कार्सिनोमा। सार्कोमा किसके लिए होता है और कार्सिनोमा किसके लिए होता है, तो सार्कोमा मेसेनकाइमल टिश्यू के लिए होता है और कार्सिनोमा उसको छोड़ के कोई भी टिश्यू के लिए होता है। मेनली जो ट्यूमर एपिथेलियल सेल का होता है, तो याद रखिएगा एपिथेलियल के लिए कार्सिनोमा और मेसेनकाइमल के लिए सार्कोमा। ठीक है, तो इसका और भी कंपोनेंट हो सकता है। एक तो होता है पेरेन्काइमल का बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेरेटिंग ये नियोप्लास्टिक सेल। दूसरा होता है स्ट्रोमा का बना हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, ज़्यादा स्ट्रोमा तो ज़्यादा फिल्म अपीयरेंस, ज़्यादा हार्ड रहेगा। ज़्यादा पेरेन्काइमा तो इसमें मेडुलरी अपीयरेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, डेस्मोप्लासिया में क्या होता है ना, जो स्ट्रोमा जो होता है ना वो एक्सेसिव अमाउंट में आ जाता है और उसमें पेरेन्काइमल केमिकल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं लीनिटिस प्लास्टिका, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ट्यूमर का क्लासिफिकेशन मेनली दो बेसिस पे किए थे, अब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन में स्लो ग्रोथ होता है, मैलिग्नेंट पे रैपिड ग्रोथ होता है। बेनाइन में कैप्सूल जो होते हैं इंटैक्ट होते हैं, मैलिग्नेंट पे एब्सेंट होते हैं। बेनाइन में जो सेल होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है,
मैलिग्नेंट में पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है। बेनाइन में प्रोग्नोसिस सही होता है, मैलिग्नेंट में पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, दोनों का नोमेनक्लेचर हम देखेंगे अलग से ही। उसके बाद जो मैलिग्नेंट है ना, उसमें जो सेल होते हैं, अगर डाइवर्जेंट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला पेरेन्काइमल सेल का, तो वो मिक्स ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर भी कहते हैं। टेराटोमा में क्या होता है, पेरेन्काइमल सेल में होता है ये मोर देन 1 जर्म सेल लेयर का, जिसको हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। डर्मोइड सिस्ट किसको कहते हैं, टेराटोमा में पेरेन्काइमल सेल मोर देन 1 जर्म लेयर का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब लेसन विथ ट्यूमर। अब जो लेसन होते हैं वो ट्यूमर जैसा इनका नाम होता है, लेकिन वो एक्चुअल ट्यूमर नहीं है। जैसे कि पहला, नॉर्मली वो अरेंज हुआ टिश्यू में डिफरेंट एनाटोमिकल साइट पे, जैसे किसको कहते हैं, क्रिस्टोमा। ये पेनक्रिएटिक टिश्यू है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा एबनॉर्मली अरेंज टिश्यू होता है हेमाटोमा। ये डिसऑर्गेनाइज होता है ब्लड वेसल का, कार्टिलेज का। ठीक है, ब्रोंकियल और लिम्फोइड टिश्यू का, कहाँ पे, तो लंग में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। डेस्मोप्लासिया हमने समझ लिया था। डेस्मोप्लासिया क्या था, तो इसमें एस्ट्रोमा का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और इसमें पेरेन्काइमल केमिकल भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, एस्टिमुलेशन ऑफ अबंडेंट कोलाजिनस स्ट्रोमा बाय द पेरेन्काइमल सेल। ये तो समझ गए। एडिनोमा, एडिनोमा क्या है, बेनाइन इपिथेलियल ट्यूमर है जो एराइज होता है ग्लैंड से। याद रखिएगा, बेनाइन इपिथेलियल ट्यूमर कौन सा है, तो ये तो मैंने बताया था, 2 तरह का होता है, एडिनोमा और पेपिलरी। तो एडिनोमा जो होता है वो ग्लैंडुलर पैटर्न होता है, पेपिलरी जो होता है वो फिंगर लाइक पैटर्न होता है। तो ये दोनों भी याद हो गया। अगला क्या है, पॉलिप्स। ये ट्यूमर प्रोड्यूसिंग विजुअल प्रोजेक्शन है जो मेनली म्यूकोसल सरफेस पे पाया जाता है। टेराटोमा का मतलब क्या होता है, टेराटोमा मतलब जो डेराइव होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म से। ठीक है, क्रिस्टोमा क्या था, तो हमने क्या बताया, लेसन विथ नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन बट एबनॉर्मल साइट मैंने उसका डिफ्रेंशिएशन सही हो रहा है, लेकिन साइट क्या है जो होना चाहिए वो नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टोमा कहेंगे। हेमाटोमा क्या होता है, लेसन है हो रहा है जिसमें डिफ्रेंशिएशन अब नॉर्मल है लेकिन साइट क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोप्लासिया। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है एनाप्लासिया। कोई अगर पूछेगा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का हॉलमार्क क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा एनाप्लेसिया। मेनली आपको पता ही है जो ये एनाप्लेसिया है, ये एनाप्लेसिया में होता क्या है। जैसा कि हमारे सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में वो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसको हम डिफ्रेंशिएशन कहता है। नॉर्मल में ये नियोप्लास्टिक सेल जो है वो नॉर्मल सेल की काम करता है, लेकिन अगर वो डिफ्रेंशिएशन अगर उसमें एब्सेंट हो जाए तो उसको हम एनाप्लेसिया कहते हैं। एनाप्लेसिया मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसमें होगा क्या, तो इसमें जो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो होता है 1:4। मतलब कि ये न्यूक्लियो कितना होगा, 1 होगा, और साइटोप्लाज्म कितना होगा, 4 होगा। लेकिन एनाप्लास्टिक में मतलब क्या हो जाएगा, NC रेशियो तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर कौन से फीचर्स आते हैं, तो सबसे जो पहला फीचर्स है वो है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, इसमें शेप और साइज जो सेल का होता है उसमें वेरिएशन आ जाता है। प्लियो मतलब डिफरेंट और मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा क्या है एनाप्लेसिया का फीचर्स, तो हाइपर क्रोमेसिया। क्या, हाइपर क्रोमेसिया। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियर मटेरियल या DNA जो रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क स्टेनिंग का, जिसको कहते हैं हाइपर क्रोमेसिया।
नॉर्मल सेल में जो NC रेशियो होता है वो 1:4 होता है, लेकिन एनाप्लास्टिक सेल में 1:1 हो जाता है। ये तो पहले ही बता दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो माइटोसिस जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, और ये क्या क्या को राइज करता है, तो एटिपिकल बिजारे माइटोटिक फिगर को राइज करता है। अब ये क्या है, तो एबनॉर्मल माइटोसिस कैसे होगा, तो नॉर्मल में मेनली 2 माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन एबनॉर्मल में ग्रेटर देन 2 माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म होता है। अगर 4 माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म हुआ तो उसको क्वाड्रिपोलर स्पिंडल्स कहेंगे, 3 फॉर्म हुआ तो ट्राइपोलर स्पिंडल्स कहेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर जियान सेल, ट्यूमर जियान सेल प्रेजेंट होते हैं, तो और ये जो ट्यूमर जियान सेल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है रीड स्टर्नबर्ग BERG बर्ग स्टर्नबर्ग सेल। इसमें ये किस में होता है, तो ये हॉडिक लिम्फोमा में होता है। क्या, रीड स्टर्नबर्ग सेल जो हॉडिक लिम्फोमा में मेनली जियान सेल बन जाता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, हमें पता है कि जो हॉलमार्क होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का वो होता है एनाप्लेसिया। क्या, एनाप्लेसिया PLASIA, ठीक है। AN से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल NC रेशियो। A से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल माइटोसिस। P से क्या हो जाएगा, प्लियोमॉर्फिज्म। फिर A से क्या हो जाएगा, तो PL से प्लियोमॉर्फिज्म। फिर A से हो जाएगा एबनॉर्मल जियान सेल। फिर सिया से क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। तो इसका एनाप्लेसिया से ही हम इसका पूरा हॉलमार्क निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसिया। क्या समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसिया। इसमें होता क्या है, सबसे पहले नॉर्मल सेल होता है। देखिए क्या होता है, नॉर्मल सेल होता है, उसमें क्या होंगे, उसमें ये म्यूटेशन होगा तो वो बनेगा मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया मेनली रिवर्सिबल होता है। मेटाप्लेसिया फिर म्यूटेट होगा, बनेगा डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया में NC रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। डिस्प्लेसिया के बाद बनता है वो एनाप्लेसिया, और ये एनाप्लेसिया ही कैंसरस होता है। इसमें NC रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये इरिवर्सिबल हो जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है, डिस्प्लेसिया क्या है, एबनॉर्मल प्रोफरेशन ऑफ सेल है। इसमें क्या है, तो इसमें प्लियोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये कैंसरस नहीं है, ये प्री कैंसरस है। बाद में ये कैंसरस बन सकता है, लेकिन अभी कैंसरस नहीं है। ये जो डिस्प्लास्टिक चेंजेज होते हैं, ये इसमें इंटायर थिकनेस जो एपिथेलियम का होता है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन लेसन क्या है, कन्फाइंड होता है नॉर्मल टिश्यू में, जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। जबकि जो कैंसर सेल है ना, वो मूव करता है नॉर्मल टिश्यू के बाहर, जिसको हम इन्वेसिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जो डिस्प्लेसिया है ये पार्शियली रिवर्सिबल होता है, और इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट होते हैं। अगर डिस्प्लास्टिक चेंजेज हो रहा है तो इसमें इंटायर थिकनेस इन्वॉल्व होगा, लेकिन लेसन क्या है, वो नॉर्मली कन्फाइंड होंगे नॉर्मल टिश्यू की जगह, जिसको हम कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। यही इसमें थोड़ा और प्रोफरेशन हो जाए तब ये बन जाएगा एनाप्लेसिया, और इसके बाद ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक टर्म को पहले अच्छा से समझ लेते हैं, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया। अभी क्या बताए थे, मेटाप्लेसिया, नॉर्मल सेल से पहले मेटाप्लेसिया बनता है, डिस्प्लेसिया बनता है, फिर एनाप्लेसिया बनता है। मेटाप्लेसिया क्या है, इसमें रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल चेंजेज होते हैं, सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है। एक सेल है जो डिस्प्लेस होकर दूसरा सेल का टाइप बन जाता है, जैसे कि स्क्वामस कॉलुमनर बन गया, ऐसा कुछ होता है। डिस्प्लेसिया में क्या होता है, ये चेंजेज
के साथ साथ ये लॉस भी होना स्टार्ट होता है, मतलब कि एनसी रेशियो बढ़ जाते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है, लेकिन आर्किटेक्चर का लॉस मतलब कि अभी पूरी तरह उसमें पार्शियली रिवर्सिबल है, पूरी तरह ना रिवर्सिबल है ना पूरी तरह इरिवर्सिबल है। ठीक है, उसके बाद एनाप्लेसिया में तो इसमें पूरी तरह डिफ्रेंसिएशन एब्सेंट है, अब ये इरिवर्सिबल हो चुका है। प्लियोमॉर्फिज्म की बात करें तो मेटाप्लेसिया में एब्सेंट होता है। प्लियोमॉर्फिज्म पहले बता दिए थे, वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। डिस्प्लेसिया में प्रेजेंट होता है लेकिन लो ग्रेड में। एनाप्लेसिया में प्रेजेंट होता है हाई ग्रेड में। रिवर्सिबिलिटी मेटाप्लेसिया रिवर्सिबल होता है, डिस्प्लेसिया में अर्ली स्टेज में रिवर्सिबल होता है, एनाप्लेसिया इरिवर्सिबल होता है। एनसी रेशियो नॉर्मल होता है 1:4। डिस्प्लेसिया में थोड़ा इंक्रीज होता है, एनाप्लेसिया में बहुत इंक्रीज होता है। उसके बाद हाइपर क्रोमेटिज्म एब्सेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं डिस्प्लेसिया में स्मॉल डिग्री में, एनाप्लेसिया में हाई डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। माइटोटिक फीचर्स एब्सेंट होते हैं, इस डिस्प्लेसिया में टिपिकल माइटोटिक फिगर रहता है और एनाप्लेसिया में एटिपिकल माइटोटिक फिगर रहता है। टिपिकल कहने का क्या मतलब है कि एबनॉर्मल प्लेस पे, और एटिपिकल कहने का क्या मतलब है कि मल्टीपोलर स्पिंडल होते हैं और ये एबनॉर्मल प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। अदर फीचर जैसे कि ट्यूमर जियान सेल तो मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनाप्लेसिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है मेटाप्लेसिया का, तो बार्रेट इसियोफागस और मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। डिस्प्लेसिया का एग्जाम्पल क्या है, सर्विकल डिस्प्लेसिया ऑफ स्क्वामस सेल। ठीक है, उसके बाद एनाप्लेसिया का एग्जाम्पल क्या है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ इसियोफेगस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, तो वो ट्यूमर पे डिपेंड करता है। ग्रोथ ऑफ ट्यूमर जो है वो कितना डिफ्रेंशिएशन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जो वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है उसमें स्लो प्रोफरेशन रेट होता है, और जो कैंसरस सेल हैं या जो ट्यूमर इनिशिएटिंग सेल है वो मेनली आइडेंटिफाई किया गया है ब्रेस्ट कैंसर में, ग्लियोब्लास्टोमा में, मल्टीफॉर्मी में और एक्यूट माइलॉइड लिकोमा में। ठीक है, जो रेट ऑफ ग्रोथ, जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ना वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन पे। अगर वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है तो उसमें स्लो प्रोफरेशन रेट देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ डिफीजन जो रिक्वायर होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए उस कितने होते हैं, 30 होते हैं। मिनिमल मास ऑफ ट्यूमर सेल क्या होगा, 10⁻⁹। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, 10⁻12, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसमें नॉर्मल जो सेल है वो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल करता है, लेकिन ये जो कैंसरस सेल है वो क्या करेगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करेगा, उसमें बार बार इफेक्ट होगा। बार बार इफेक्ट में क्या होंगे, तो इसमें ग्रोथ फैक्टर ट्यूमर सेल प्रोफरेशन करेगा। अब एक टर्म के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है FDG, फ्लोरो डिऑक्सी ग्लूकोज। ये मेनली PET से देखा जाता है। PET क्या होता है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसका क्या रोल है, तो ये मेनली प्रोसीजर यूज होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव मैलिग्नेंट लेशन को देखने के लिए, जैसे कि लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियर कैंसर, ब्रेन कैंसर और मल्टीपल लिम्फोमा में ये मेनली देखने में यूज होता है। बोला जाता है ना कि कैंसर सेल में मेनली फास्टर मेटाबॉलिक रेट होता है, तो अगर फास्टर मेटाबॉलिक रेट होगा तो ये जो FDG है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो म्यूसिनस कैंसर है उनमें लेस ग्लूकोज यूज होता है, तो उनमें जो होगा वो लेस FDG होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एडिनो कार्सिनोमा में ज़्यादा FDG होगा, म्यूसिनस कार्सिनोमा में कम FDG होगा। ठीक है, इन्फ्लामेटरी जो सेल है उनमें भी मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हम FDG देखते हैं उसमें। अभी जो PET होता है ना वो मेनली कैसे डिजाइन होता है, निगेटिव या पॉजिटिव में।
अगर ये पी टिप निगेटिव हुआ इसका मतलब कि कोई भी एविडेंस नहीं है मैलिग्नेंट डिजीज का, ठीक है। वो भी एनाटोमिकल साइट पे। पॉजिटिव हुआ मतलब कि फोकल या डिफ्यूज अपटेक हो रहा है। अब ये कोई पूछे एफडीजी का ये काम क्या है, तो ये नॉन मेटाबोलाइज्ड है, सब टाइप ऑफ ग्लूकोज है, रेडियो एक्टिव है, और ये पेट स्कैनिंग इसमें होता है ट्यूमर सेल के लोकलाइज करने के लिए।